Principle of Inheritance and Variation, Chapter. गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेंट्स के बारे में कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। अच्छा, मेल और फीमेल का सबसे पहले हम जीनोटाइप जानेंगे। जीनोटाइप कि इनमें जीन्स के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। जहाँ मेल के अंदर 44 ऑटोसोम प्लस में एक्स और वाई, लास्ट पेयर जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम का होता है। ओके, वहीं फीमेल के अंदर भी 44 ऑटोसोम और लास्ट पेयर 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अब इनसे जो गैमेट डेवलप्स होंगे वो क्या होंगे वो देख लेते हैं। जो गैमेट्स बनेंगे इस कॉम्बिनेशन से बनेंगे 22 प्लस में x और 22 प्लस y। ये किस प्रोसेस से बन रहे हैं? जैसे मेल में बन रहे हैं तो ये किससे बन रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस से ही स्पर्म बनते हैं। तो दो टाइप के स्पर्म बन गए, 22 प्लस x टाइप का स्पर्म और 22 प्लस y टाइप। सेम वे फीमेल के अंदर oogenesis होता है, इससे सिर्फ एक ही टाइप के ओवम बनते हैं दोस्तों। 22 प्लस x ये क्या है? ओवम, और ये क्या है? स्पर्म। अब इनका जब फ्यूजन होगा इस कॉम्बिनेशन को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां से जो डेवलप होगा कॉम्बिनेशन तो क्या होगा? 22 प्लस x एंड x, और इससे ये फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा। इस कॉम्बिनेशन में 44 होगा, 22 प्लस 22 44 प्लस x एंड y मेल चाइल्ड। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को क्या मिल रहा है? पूरा प्रोसेस जीनोटाइप, गैमेट्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस से डेवलप होते हैं और oogenesis से डेवलप हो रहे हैं, और फिर फर्दर ये जो रिकम्बाइन होते हैं इससे जो जीनोटाइप बनता है उसी से ही बेबी का सेक्स डिटरमाइन होगा। ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हाँ, तो जो क्वीन हनी बी होती है और मेल जो ड्रोन्स होते हैं, अब इनमें खासियत क्या है? ये हमने दोनों पेरेंट्स ले लिए हैं, और इसमें क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्वीन होती है इसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल होता है ड्रोन इसके अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो गैमेट्स का जो प्रोसेस है यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से यहां पर ये इसका जो एग है ये डेवलप हो गया, एग या ओवम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और फाइनली जो स्पर्म डेवलप होते हैं उनमें 16 ही क्रोमोसोम होते हैं। ये स्पर्म हो गया इसका मेल का। अब होगा क्या कि जब ये 16 ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो इससे वापस 32 क्रोमोसोम का सेट बनेगा, और ये डेवलप होगी फीमेल हनी बी में। जबकि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग सीधा ही माइटोसिस होकर के मेल ड्रोन में डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा जब एग का 16 क्रोमोसोम का 16 इस स्पर्म के साथ में जो 16 क्रोमोसोम में, तो वापस डिप्लॉयड स्टेट आ जाएगी, और यहाँ पर 32 क्रोमोसोम फ्यूज होने की वजह से इससे फीमेल्स क्वीन डेवलप होंगी, हनी बी डेवलप होंगी। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे सीधे ही मेल डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम ये कहेंगे पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस है। ये पार्थेनोकार्पिक
पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, जिसकी वजह से डायरेक्ट एग है वो मेल में डेवलप हो जाता है। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करें तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन जो जिस पर डिपेंड करता है वो सिर्फ क्वीन के ऊपर डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक खासियत और क्या है, जो मेल होते हैं इसके अंदर फादर इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेल में कभी भी जो सन है और जो फादर जो है वो डेवलप नहीं होता, इसमें सिर्फ सीधा ग्रैंड फादर और ग्रैंडसन वो डेवलप होंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर यानी दादा और ग्रैंडसन मतलब होता है, यानी बीच की जो सीरीज है इसके इस मेल ड्रॉन के फादर और सन डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड प्रोसेस से डेवलप हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ है। इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? दी सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन genetic material is called mutation। ठीक है, यानी अगर किसी के जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर कोई चेंज आ जाए जो कि इनहेरिटेबल हो, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेंट, दी organism which undergone mutation यानी जिस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए उसे हम म्यूटेंट कहेंगे। और म्यूटाजन the chemical or agent which causes mutation। Example, UV light, radioactive isotopes, radiation। तो दोस्तों दोबारा समझ लेते हैं, द सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेंट किसे कहेंगे? जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर चेंज हो गया है कोई भी, उसे हम कहेंगे म्यूटेंट। और जो केमिकल म्यूटेशन को इंड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, उसे हम कहेंगे म्यूटाजन। ये म्यूटाजन कुछ भी हो सकता है, ये यूवी लाइट भी हो सकती है, ये रेडिएशन भी हो सकता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ खास छोटे मोटे म्यूटेशंस के बारे में। जैसा आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि ये पॉइंट म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। चलो सपोज मैं आपके सामने एक आपके डीएनए की ये सीक्वेंस बता, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये डीएनए है, डीएनए की ये सीक्वेंस है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अगर इसके अंदर से ये एक छोटा सा ये एक जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, नाइट्रोजनस बेस पेयर दोस्तों, ये यहां से हट जाए, कट जाए किसी भी रेडिएशन के कारण से या म्यूटेशन कारण से, और ये यहां से हट के रिमूव हो जाए और ये यहां पर लग जाए या कहीं और अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो या फिर ये यहां से डिलीट हो जाए, ऐसे केस में सिंगल चेंज हो रहा है, सिंगल एक पेयर चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पर ही नाइट्रोजन और बेस में चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये पूरे डीएनए में से सपोज ये पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर ये फ्रेम, क्योंकि ये 3 नाइट्रोजन बेसिस के जुड़ने से ये एक ट्रिपलेट का एक फ्रेम बन रहा है। अब ये पूरा का पूरा फ्रेम ही यहाँ से कट हो जाए और ये उठकर पूरे क्रोमोसोम में कहीं और चला जाए, तो उस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है दोस्तों, इसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और भी है म्यूटेशन जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। क्या है ये? दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ट्री for several generation to study genetic disorders। मतलब हम ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? ये मेडिकल रिसर्च में होता है, ये मेडिकल रिसर्च में यूज होता है। कहाँ, कैसे? अगर कोई ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक है, उसको पता लगाने के लिए फैमिली चार्ट का एक फ्लो डायग्राम बनाया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इससे सारा कुछ पता लग जाता है, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि जो मेल है, मेल के लिए ये हम क्यूब यूज करते हैं और फीमेल के लिए, हेल्दी के लिए, सर्किल, ओके। इसके अलावा अगर ये मैरिज है तो इसके बीच में हम इस तरीके का ये साइन यूज करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जनरेशन टू जनरेशन। अगर किसी के अंदर डिजीज प्रेजेंट होती है तो हम उस बॉक्स के अंदर, अगर मेल को डिजीज है तो उसमें हम कलर कर देंगे, और अगर फीमेल में है तो हम उस सर्किल में कलर कर देंगे। इसका मतलब ये अफेक्टेड है। इनसे कौन कौन से डिजीज की स्टडी की जाती है? जेनेटिक डिजीज, जैसे हम बात करेंगे हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी डिजीज के बारे में हम इससे स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे बेनिफिट क्या है? इससे हम ये पता लग सकते हैं कि जीन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है और इससे फर्दर जनरेशन के अंदर क्या डिजीज हो सकती है। ये सभी टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स में जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब हम पेडिग्री एनालिसिस के बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या पता लगता है। पहला है जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड डिसऑर्डर। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर कॉन्टिन्यूसली एक फैमिली के अंदर एक डिजीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसके केस में क्या होता है, जब वो वहां विजिट करते हैं तो वो उनका एक फैमिली चार्ट बनाते हैं और उस फैमिली चार्ट के अंदर उन ब्लॉक्स को या क्यूब्स को, जो भी हम यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट, उसको कलर करते हैं और स्टडी करते हैं कि ये जीन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ये जीन डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो उस केस की स्टडी में ये जेनेटिक स्टडी के अंदर ये हेल्प करता है। सेकंड है, इससे ये भी पता लग जाता है कि जो जीन पेरेंट्स में, चाहे दोनों साइड, फादर की साइड में से जो जनरेशन आ रही है, चेन आ रही है वहां से, या मदर की साइड है वहां से, जहां से कोई भी जीन या ट्रेट जो फ्लो कर रहा है वो फैमिली के अंदर जाएगा, तो वो कहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सकता है और कितने % पॉसिबिलिटी है उसको डिजीज हो सकती है, ठीक है। फ्लो और ट्रांसफर ऑफ ट्रेट इन ए फैमिली। थर्ड पॉइंट है to know the possibility of recessive allele that can cause disease like color blindness। अच्छा, कुछ
ऐसे भी जीन्स या एलील्स होते हैं जो डोमिनेंट है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, डिजीज शो कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलील्स भी हैं दोस्तों जो कि रिसेसिव रहते हैं, वो मदर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब फर्दर जनरेशन में वो ट्रांसफर होते हैं तो वो अपना अफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्या थी, इसमें क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ का केस आता है कि ये रॉयल फैमिली जो ब्रिटिश फैमिली थी उनमें थी और उन्हें हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, और ये जो जीन था ये रॉयल फैमिली में क्वीन एलिजाबेथ के अंदर था, लेकिन उसको वो डिजीज नहीं थी क्योंकि ये जो जीन था ये रिसेसिव था और उससे ये जिसकी बॉडी में होता है उसे अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये जीन ट्रांसफर होता है और किसी मेल के अंदर पहुंचता है तो उसे ये डिजीज रिसेसिव एलील से हो जाती है। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, कट लगेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं, तो ये रॉयल डिजीज कहलाती है। तो इस तरीके से हम रिसेसिव एलील से या जीन से जो डिजीज होती है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट है टू स्टडी द आइडेंटिफाई हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोज रिलेटिव मैरिज। दोस्तों ये देखने में मिला है कि जो सेरिब्रल पाल्सी होती है वो क्लोज रिलेटिव में, अभी क्लोज रिलेटिव का मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं आपको। सपोज कि ये एक मेल है जो हेल्दी है, ये एक फीमेल है जो हेल्दी है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये क्लोज रिलेटिव है, यानी मतलब ये अपने ही रिलेशन में। इस तरीके की मैरिजेस आपको सुनने की मिलेगी कि बेसिकली ये ब्रदर एंड सिस्टर ही है। इस तरीके कॉम्बिनेशन कुछ कम्युनिटीज में आपको देखने को मिलेगा कि भाई की शादी दूर के रिलेटिव की बहनों से हो जाती है। ये क्लोज रिलेटिव के अंदर जब भी मैरिज होगा तो हम इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, अगर ये बिल्कुल क्लोज रिलेटिव नहीं है तो ये सिंपल मैरिज है, तब हम सिंगल लाइन, अगर ये क्लोज रिलेटिव है तो डबल लाइन यूज करेंगे। ऐसे में इनसे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, इनको डिजीज हो सकती है। तो मेडिकल रिसर्च में हम इन सिंबल्स को, पेडिग्री चार्ट को हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के देख लेते हैं। जैसे ये एक हेल्दी फादर है, ये एक हेल्दी मदर है, और इस तरीके से इनको एक हेल्दी बेटा है, सेकंड हेल्दी, और सपोज हम इसको ही इन्फेक्टेड कर देते हैं, लो जी ये एक अफेक्टेड चाइल्ड है, मेल चाइल्ड। तो इस तरीके से ये फर्दर जो चार्ट फ्लो करता है उससे हम फर्दर जनरेशन तक हम ट्रेड्स को स्टडी कर सकते हैं, अगर इनका किसी के साथ में कॉम्बिनेशन हो तो इन किस तरीके से हम बना करके इनको स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। हमने जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये हमारे, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, कुछ जो क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट जिसके अंदर ये डिसऑर्डर होगा उसको रेड और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। वैसे हम सिंगल इन डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से हैं और उनका मेजर कॉमन जो आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है। ठीक है, हीमोफीलिया बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ये अफेक्टेड हो जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो हीमोफीलिया के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी जो आरबीसी राउंड इन शेप होती जाती है, इसके कुछ प्रोटीन चेन्स में जो हीमोग्लोबिन की चेन में चेंजेस आने की वजह से जो आरबीसी है उसकी शेप चेंज हो जाती है और फाइनली वो सिकल शेप की हो जाती है। इसी वजह से इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और फाइनली जो ब्लड की काउंट है, एचबी काउंट है, वो भी तेजी से गिरने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसे उनको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिर है एक फिनाइल कीटोयूरिया। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम है जो बॉडी में बनना बंद हो जाता है या डिफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी वजह से बॉडी में मल्टीपल अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो जो बेबी है उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, जो हमारी स्किन है स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, हेयर्स एंड डिस्कलरेशन हो जाता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट में बात करते हैं थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया के अंदर भी क्या होता है
कि कॉन्टिन्यूसली लो एचबी काउंट रहता है, हेमोग्लोबिन काउंट रहता है, और इस पेशेंट को हर 3 मंथ के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। यानी हर 3 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना पड़ेगा, पुराना ब्लड निकाल दिया जाएगा और नया ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें नया ब्लड की जरूरत बनती है क्योंकि ब्लड बनने का जो प्रोसेस है वो डिफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो 5 डिसऑर्डर्स है ये कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें क्या होता है, इन सभी में, इन तीनों डिजीज में या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ज्वाइन हो जाता है या वो गायब हो जाता है या उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। और इन डिसऑर्डर्स के क्रिएट होने से बॉडी में या तो कोई ऑर्गन है वो अफेक्टेड हो जाता है या फिर बॉडी में कुछ एक ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को हम डिसऑर्डर ना कह करके सिंड्रोम कहते हैं। जब बहुत सारे डिसऑर्डर एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम सिंड्रोम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्लिफेंटर सिंड्रोम का, जो आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, 44 ऑटोसोम, इसके अलावा जो लास्ट क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक्स एक्स वाई होता है। तो इस तरीके से जो टोटल कॉम्बिनेशन है ये क्या बन गया, ये बन गया 47, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। यानी अगर किसी के अंदर, बेसिकली अगर इसको हम भूल जाएं तो ये क्या है, ये 44 प्लस में एक्स वाई यानी एक मेल है। अब एक मेल के अंदर, मेल पर्सन के अंदर अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। और इस तरीके से जो सिंड्रोम कैरेक्टराइज होती है उसको हम कहते हैं क्लिफेंटर सिंड्रोम। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में और इनको हेडिंग वाइज और हम देखते हैं। तो पहले से ये देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है। हाँ तो दोस्तों हम हीमोफीलिया की बात करते हैं। जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेल ही अफेक्टेड होता है क्योंकि ये सेक्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। फीमेल इसके अंदर सिर्फ कैरियर होती है। ठीक है, फीमेल सिर्फ इसके अंदर कैरियर होती है। फीमेल के अगर एक्स क्रोमोसोम पर ये एक जीन प्रेजेंट है तो उसको ये डिजीज नहीं होगी, लेकिन जब ये एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा ऑफस्प्रिंग के अंदर तो उनमें मेल के अंदर ये डिजीज सिंगल जीन होने पर भी ये डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर होता है और ये सिंगल जीन मेल के अंदर डिजीज को शो करता है। ठीक है, और जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इससे वो अफेक्टेड हो जाता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती अगर ये जीन ट्रांसफर हो जाए। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिला था, क्वीन विक्टोरिया, वो इसकी कैरियर थी क्योंकि ये उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था और फाइनली इसकी वजह से जो अफेक्टेड मेल चाइल्ड बॉर्न हुए थे। अच्छा, कारण क्या है कि अगर फीमेल चाइल्ड क्यों नहीं बॉर्न होता, फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो, सपोज कि ये जो है, अगर ये एक एक्स क्रोमोसोम पे ऐसा कभी कॉम्बिनेशन अगर बनता है, सपोज कि दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर ये हीमोफीलिया जो है, हम इसको एच से डिनोट करेंगे, तो हीमोफीलिया है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये जो फीमेल फीटस है, ये फीमेल चाइल्ड का जो फीटस है ये वॉम में ही इसकी डेथ हो जाएगी और ऐसी कोई फीमेल पैदा ही नहीं होती जिसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का ये अफेक्टेड जीन प्रेजेंट हो। हाँ, लेकिन अगर ये सिंगल कॉम्बिनेशन में किसी पर प्रेजेंट होता है तो ये फीमेल आगे ऐसे ओवम जनरेट करेगी जो कि इसके कैरियर है। इस तरीके से क्या होता है कि खाली जो मेल चाइल्ड है उसी के अंदर ये डिजीज कैरेक्टराइज होती है और डेवलप होती है। नाम याद रखना, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं दोस्तों, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज, जो क्वीन विक्टोरिया में आइडेंटिफाई हुई थी। ठीक है, दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, दूसरा इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है
जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि मेल के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है XCY, क्योंकि इसके जो जीन होते हैं X क्रोमोसोम पे होते हैं, और सिंगल जीन पे होने के बावजूद भी ये अपना अफेक्ट है जो मेल के अंदर ही ज्यादा शो करता है, ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल इसकी कैरियर होती है और ये रिसेसिव है। फीमेल के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, तो फीमेल में तो ये अफेक्टेड नहीं है, लेकिन मेल के अंदर जहां ये जाता है तो रिसेसिव में भी ये अपना अफेक्ट शो करता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है ये, इसका ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ये कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें रेड और ग्रीन कलर में आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, और ये डिजीज जो कैरेक्टराइज होती है वो मेल्स में कैरेक्टराइज होती है, और फीमेल इसके अंदर डिजीज की कैरियर होती है। एग्जाम्स में हमेशा जो पूछा जाता है, कोई भी एक डिसऑर्डर पूछा जाता है, तो आपको उसके ये 3 या 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, जिसी से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक जो है डिसऑर्डर वाला, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और किसी भी एक डिसऑर्डर के बारे में या 2 डिसऑर्डर के बारे में और उसके साइलेंट फीचर को पूछा जा सकता है। तो हमें ये पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, जो हमारी तीसरी डिजीज है इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें क्या होता है। जो हेमोग्लोबिन है हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, इसकी शेप जो है राउंड सर्कुलर से चेंज होकर के ऐसे सिकल शेप की हो जाती है। ये क्यों होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो जो ये डिजीज है ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ये ऑटोसोम पे होती है जो 44 होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, होमोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर ये डिजीज शो करती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है ये अफेक्टेड होती है दोस्तों, बीटा ग्लोबुलिन चेन, ठीक है। क्योंकि हमारी हेमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा, और इसके अंदर जो बीटा चेन है वो अफेक्टेड होती है। अगर किसी इंडिविजुअल के दोनों हेमोग्लोबिन के ऊपर अगर ये जीन प्रेजेंट है सिकल सेल का, तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में उसमें ये डिजीज प्रेजेंट होगी। लेकिन जो हेट्रोजाइगस है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन HbA या HbS बनता है, ये इसका कैरियर होगा, क्योंकि इसके दोनों चेन के ऊपर ये सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं है, तो ये कैरियर तो रहेगा बट डिजीज प्रेजेंट होगी जिसमें दोनों के दोनों चेन के ऊपर, दोनों के दोनों, ठीक है, होमोजाइगस इंडिविजुअल के। अच्छा, ये किसकी रिजल्ट से बनता है, ये इसका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पॉइंट म्यूटेशन से बनता है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज आती है। ये पूछा गया कि पॉइंट म्यूटेशन से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है, तो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो बीटा चेन है हमारी हीमोग्लोबिन की, इसके अंदर 6 पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, और ग्लूटामिक की जगह अगर वेलाइन लग जाता है पॉइंट म्यूटेशन से, तो ये डिजीज कैरेक्टराइज हो जाती है। यानी ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए नॉर्मल में, इसकी जगह चेंज होकर के वेलाइन आ जाता है, और इसी वजह से ये डिजीज कैरेक्टराइज होती है, क्योंकि बीटा चेन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई, और चेंज होने से क्या होने लगता है, धीरे धीरे इसकी शेप चेंज हो जाती है, और फाइनली जो आरबीसी है वो सिकल सेल में चेंज हो जाती है। और सिकल सेल में चेंज होने से नुकसान क्या है कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा, इसके वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, और फाइनली क्या होता है, कहीं कहीं पर ये सिकल सेल जो आरबीसी हैं ये क्लॉट हो जाएंगी, फंस जाएंगी, और ये क्लम्प हो जाएंगी, और फाइनली इसकी वजह से जो भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो, किडनी हो या लीवर हो, वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इस डिजीज से हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो हमें ध्यान रखना है कैसी डिजीज है, पहले तो ये सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज है। होमोजाइगस इंडिविजुअल में डिजीज कैरेक्टराइज होती है, और इसमें बीटा चेन अफेक्टेड होती है, जहां 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन अगर आ जाता है तो चेन की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और डिजीज कैरेक्टराइज होगी। नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम 4th डिजीज की बात करते हैं, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया। अच्छा, ये एक पहले तो हम बात कर लें कि ये एक इसकी वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये जन्म के साथ ही
प्रेजेंट होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये जो डिजीज है, डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमारे एक लीवर के अंदर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या होता है इसमें? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये एक एमाइनो एसिड्स होता है जो कि फिनाइल एलेनाइन इसको ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता रहता है। यानी फिनाइल एलेनाइन को किस में कन्वर्ट करेगा ये एंजाइम? ट्रायोसिन में। जब तक ये ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो और ये एंजाइम ना बने, ये एंजाइम प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा? एंजाइम प्रेजेंट ना होने के केस में जितना भी फिनाइल एलेनाइन है ये उसके लीवर में और बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और एक्यूमुलेट होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये फिनाइल पायरुविक एसिड क्रिएट होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है और ये फिनाइल कीटोन यूरिया बन जाता है। फाइनली इसकी वजह से होता क्या है? जब ये केमिकल बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होगा तो पहला तो ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। जो बेबी है उसका ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट है वो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। इसके अलावा उसके जो स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होगा, स्पॉट्स बन जाएंगे, हेयर डिस्कलरेशन होगा, हेयर डिस्कलरेशन होगा। तो हमें सिर्फ यही याद रखा जाता है इसके अंदर, इसमें हमेशा यही कंसेप्ट पूछा जाता है कि फिनाइलकीटोयूरिया क्या है, ये ध्यान रखना है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन सा एंजाइम होता है जो अफेक्टेड हो जाता है? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। इसका क्या काम है? ये फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। और अगर ये एंजाइम ना हो तो क्या होगा? फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन की जगह किस में कन्वर्ट है? फिनाइल पायरुविक एसिड में। और फिनाइल पायरुविक एसिड जब डेवलप एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर तो उससे जो डिजीज कैरेक्टराइज होगी वो होगी फिनाइल कीटोन यूरिया, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी चाइल्ड की। हमें यही कंसेप्ट को ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। डाउन सिंड्रोम, ये हमारा पहला कंसेप्ट है, डाउन। अच्छा, डाउन से हमें याद रखना है कि इसमें जो बेबी होता है वो थोड़ा हाइट में छोटा होता है, बोना, उस तरीके से ध्यान रखना। डाउन मतलब शॉर्ट। ये इसका फर्स्ट सिम्टम है। इसमें सिम्टम क्या है? पहले सिम्टम की बात कर लेते हैं कि हम इस डिजीज को, डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। डाउन सिंड्रोम में पहला तो है कि जो बेबी है इसकी हाइट शॉर्ट रहेगी, ठीक है। दूसरा, इसका जो हेड होगा उसका हेड का साइज छोटा होगा और राउंड होगा, ओके। थर्ड है, इसके केस में पार्शियली जो माउथ होता है वो ओपन रहता है, यानी बच्चे का मुंह ज्यादातर हमेशा खुला रहेगा, इसका मतलब है पार्शियली ओपन माउथ, ओके। फोर्थ आइडेंटिफाइंग फीचर है फरोड टंग। इसकी जो जीभ है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। इस डिजीज के कैरेक्टराइजेशन में इसकी जीभ है वो फरोड टंग होगी, थोड़ी मुड़ी हुई रहेगी। और अगर आप इसके जो हाथों को देखेंगे, पाम साइज को देखेंगे, तो उसकी जो हथेलियां होती है वो थोड़ी नॉर्मल से बड़ी होती हैं, और जो उसकी क्रीज होती है, लकीरें होती है, वो बहुत ज्यादा डार्क होती है, गाढ़ी होती है, ठीक है। क्रीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होंगी। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लो मेंटल डेवलपमेंट। इसका मेंटल डेवलपमेंट है वो ज्यादा हाईली अफेक्टेड होता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। बहुत सारे केसेस के अंदर इनको हार्ट डिजीज भी होती है, और ज्यादातर इन केसेस में जो देखने को आया है कि ये जो बेबीज होते हैं वो 12 ईयर तक ही सरवाइव कर पाते हैं। ये कुछ केसेस में है, हमारी एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, बट मैंने कुछ दूसरी बुक्स में ढूंढा और अच्छा सुना इसके बारे में, पढ़ा इसके बारे में, तो पता चला ज्यादातर केसेस में ये डिजीज होती है 8 to 12 ही मैक्सिमम है। इसके बाद में ज्यादातर केसेस में डिजीज कैरेक्टराइज हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन शुरू होने से डेथ भी हो जाती है, ओके। तो इसमें हार्ट डिजीज भी डेवलप हो जाती है, बट हमारे को एग्जाम्स में ये जो पॉइंट्स हैं ये मेंशन करने होते हैं। अच्छा, ये बनती क्यों है? हमारी जो क्रोमोसोमिक जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो नंबर हैं वो हम जानते हैं कि 23 पेयर्स 46 होते हैं,
लेकिन इसमें डिजीज कैसे बनती है, जो 21 क्रोमोसोम है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 21 पेयर के अंदर जहां 2 होने चाहिए वहां पर क्रोमोसोम 21 पेयर में 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है 21 ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि 21 नंबर के जो क्रोमोसोम है जो 2 होने चाहिए वो 3 हो जाते हैं। उसी की वजह से ये जो डिजीज है, ये सारे के सारे सिम्टम है, ये कैरेक्टराइज होते हैं और इस डिजीज को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो आशा करता हूँ ये आपको याद रहेंगी, जब आप एनसीईआरटी में इमेज देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। ये टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल एक फीमेल में 44 ऑटोसोम प्लस में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि उसके पास में एक X क्रोमोसोम एब्सेंस होता है, ठीक है। अगर इसके पास एक X क्रोमोसोम नहीं होगा तो ये 44 तो ऑटोसोम प्रेजेंट है और एक X क्रोमोसोम है, सिर्फ दूसरा X क्रोमोसोम नहीं है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन से जो फीमेल डेवलप होती है वो होती तो फीमेल ही है, लेकिन उसके अंदर फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो नहीं होती। चलो हम इसे देख लेते हैं सिम्टम से कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। पहला जो सिम्टम है वो है कि इस तरीके की जो फीमेल होती है उसकी हाइट बहुत ही कम होती है, शॉर्ट हाइट होती है। और इस तरीके की जो फीमेल है वो स्टेराइल है। स्टेराइल से मतलब है उसकी बॉडी में जो ओवरीज हैं वो बहुत छोटी होती है और नॉन फंक्शनल होती है, उनमें ओवम डेवलप नहीं होते हैं। मतलब स्टेराइल फीमेल, इनके अंदर ओवम डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनल ओवरीज कह सकते हैं इसको, नॉन फंक्शनल ओवरीज, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जब नॉन फंक्शनल ओवरीज हैं तो उसकी बॉडी में क्या है, क्या हार्मोन रिलीज होंगे? जब हार्मोन ही रिलीज होंगे तो क्या उसकी बॉडी में फीमेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे? नहीं होंगे। तो इसका एक दूसरा और एग्जांपल है कि इसके अंदर जो ब्रेस्ट है वो पुअरली डेवलप्ड होती है इस फीमेल में, क्योंकि हार्मोन्स नहीं है तो ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगी। और इसकी जो गर्दन होती है वो गर्दन वेब्ड होती है। वेब्ड से मतलब है कि जो गर्दन है बहुत छोटी होती है, वेब्ड नेक, वेब्ड शॉर्ट नेक कह सकते हैं हम इसको। ये भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर है, ओके। उसके अलावा इसमें जो यूट्रस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसकी वजह से ये फीमेल कंसीव भी नहीं कर सकती, क्योंकि ओवरी भी नॉन फंक्शनल है और यूट्रस है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ओके। और एक आइडेंटिफाइंग फीचर है पफी फिंगर। पफी फिंगर्स में हम कहते हैं कि उंगलियों के ऊपर इस तरीके से स्वेलिंग, इस तरीके से फिंगर्स, पफी फिंगर्स कहते हैं हम इसको। नॉर्मल फिंगर्स होंगी वो आप जानते हैं, नॉर्मल इस तरीके से होंगी, ये पफी फिंगर इस तरीके से होती है, ठीक है। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये इन चार आइडेंटिफाइंग फीचर्स को ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिजीज किसकी वजह से कैरेक्टराइज होती है? एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको। अब हमारे लास्ट जो सिंड्रोम है वो है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसको Press the bell button and subscribe my channel The Easy Way by D. Bhavani Singh. Okay, thank you friends. If you like my channel, please subscribe my channel.